फिल्म की शुरुआत एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट से होती है जहां सब्जी और मुर्गियों की खरीद फरोख्त चल रही है। एक औरत मार्केट के रास्ते अंदर जाती है जहां एक शामन के पास कुछ औरतें अपने हस्बैंड्स के बदले हुए बिहेवियर के बारे में बात कर रही हैं। वो डिस्कस कर रही हैं कि एक खास मेडिसिन या टोटका बहुत असरदार है। औरतें शामन से कुछ ऐसा मांग रही हैं जिससे उनके हस्बैंड्स उनके वफादार बने, घर पर रहने के लिए मजबूर हो जाएं और वो खुद और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएं। वो औरत शामन को एक पेपर देती है जिस पर लिंट्रिक लिखा हुआ था। वो शामन, जिसका नाम अयू है, उस औरत को अंदर ले जाती है और लिंट्रिक को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये एक एंशिएंट जावानीज लव वशीकरण मैजिक है। अयू उस औरत को वार्न करती है कि इसका असर जितना ज्यादा है, रिस्क भी उतना ही बड़ा है, लेकिन वो औरत कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाती है। अयू एक रिचुअल करके बताती है कि उस आदमी का दिल अब इस औरत के पास नहीं है, उसे जल्दी वापस लाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो औरत अयू के हाथ में एक मोटी रकम रख देती है। पैसे मिलते ही अयू उस आदमी के दिल में उसका सबसे बड़ा डर डाल देने की बात कहती है। अयू अपने चेले कीर्तो से एक कब्र खुदवाती है और एक डेड बॉडी बाहर निकलवाती है। अयू उस लाश के मुंह में एक कार्ड डालती है और वशीकरण के लिए उस आदमी का एक अंडरवियर मांगती है जो वो औरत उसे दे देती है। अयू उस अंडरवियर से लाश का मुंह पोंछती है। इसके बाद वो 60 कार्ड्स का एक डेक यूज करके ब्लैक मैजिक या मंत्र पढ़ना शुरू करती है। फिर वो उस आदमी के अंडरवियर और फोटो को एक पोटली में बांध देती है। इसका मकसद आर्यो नाम के उस आदमी को पागल करके प्यार में अंधा करना और उसे अपने कंट्रोल में करना था। अयू एक अजीब रिचुअल के जरिए कहती है कि अगर वो कामयाब हुई तो कार्ड की पावर यानी शैतान को अपना मालिक मानेगी और अगर फेल हुई तो कार्ड्स जला देने की धमकी देती है। रिचुअल के एंड में वहां कफन में लिपटी बहुत सारी लाशें और वो बकरे जैसा शैतान हाजिर हो जाता है और सीन यहां कट हो जाता है। इसके बाद हम आर्यो को देखते हैं जो घर लौटकर अपनी बीवी की खूबसूरती और खूबियों की तारीफ करता है। वो बताता है कि बस की प्रॉब्लम की वजह से उसे आने में देर हो गई। हस्बैंड वाइफ के बीच रोमांटिक बातें होती हैं। आर्यो कहता है कि उसे अपनी बीवी की खुशबू बहुत पसंद है और वो एक साथ नहाने जाने का सोचते हैं। ब्रेकफास्ट में आर्यो अपना फेवरेट खाना देखकर खुश हो जाता है। आर्यो खाने के टेस्ट की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि इस टेस्ट ने ही उसे अपनी बीवी के प्यार में पागल किया था। अंदिन आज अपने हस्बैंड को काम से छुट्टी लेने को कहती है। अंदिन बताती है कि दुकान पर एम्प्लॉइज हैं, इसलिए वो आज छुट्टी ले सकती है, लेकिन आर्यो टेंशन में आता है कि अगर वो छुट्टी लेगा और अंदिन भी अपनी दुकान बंद रखेगी तो कहीं वो लोग गरीब ना हो जाएं। काम पर जाते वक्त अंदिन अपने सास ससुर से मिलने की ख्वाहिश जताती है और बताती है कि वो उनके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही है। आर्यो इस बात को टाल देता है और कहता है कि वो बाद में मिलवाएगा। इधर अंदिन की दुकान पर अंदिन की बहन अमारा और उसके अंकल अंदिन का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचते ही अमारा और अंकल वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद शादी के वक्त आर्यो के माँ बाप के न आने पर उनके बीच बात होती है। आर्यो बताता है कि वो बूढ़े और गरीब हैं, इसलिए नहीं आ पाए। अंदिन बात समझती तो है, लेकिन वो बताती है कि उसके अंकल को ये समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर, अभी उनकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। आर्यो ऑफिस जाने से पहले उसे ख्याल रखने को कहता है और पहुंचकर कॉल करने की बात बोलता है। इसके बाद अंदिन अपने रेस्टोरेंट के काम में लग जाती है। वो यांतो और लिलिन को उनकी मस्ती और काम चोरी के लिए हल्की डांट लगाती है। वक्त के साथ रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की भीड़ बढ़ने लगती है। नया रेस्टोरेंट होने के बावजूद वहां बहुत भीड़ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अयू के चेले कीर्तो को भी देखा जाता है। एक लड़का भी अपने मोबाइल में वीडियो बना रहा था। अचानक पके हुए एक बकरे के सर को आंख खोलते देख वो डर जाता है। वो किचन में बकरे की आवाज सुनकर मोबाइल लेकर आगे बढ़ता है। किचन में जाकर उसे जलते हुए स्टोव से बकरे की आवाज सुनाई देती है। स्टोव के पास जाने पर वो रखे हुए पतीले से आवाज सुनता है। पतीले के पास जाते ही उसमें से एक खौफनाक और जिंदा बकरे का सर निकलता हुआ दिखता है। वो लड़का यांतो को बताता है कि वो बकरे का सर देखकर डर गया है। यांतो पतीले के अंदर दिखाकर मजाक में कहता है कि वो लोग बकरा ही बेचते हैं, छिपकली नहीं। इधर रात को आग के गोले जैसी कोई चीज अंदिन के घर में घुसती है और छत के रास्ते उसके बेडरूम में आती है। तब अंदिन बेड साफ करके जाने लगती है तो बेडशीट के नीचे किसी की प्रेजेंस फील करती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो सब नॉर्मल हो जाता है। अंदिन जाते वक्त फिर से विंडो के पर्दे के पीछे किसी को देखती है, जहां से एक कफन में लिपटी लाश निकलकर उसकी तरफ आती है। ठीक तभी उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन सामने वो उसी लाश को देखती है। तब आर्यो आकर उसे संभालता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। खैर, जब आर्यो नहा रहा होता है तो अंदिन कंप्लेंट करती है कि आर्यो आजकल घर पर बहुत कम टाइम रहने लगा है। आर्यो बताता है कि उसका काम ही ऐसा है कि उसे बाहर घूमना पड़ता है। अंदिन डरती है कि कहीं आर्यो उसे छोड़कर ना चला जाए। आर्यो उसे तसल्ली देता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और अंदिन के बिना उसकी जिंदगी बेकार है। इसके बाद हम मूवी की शुरुआत में दिखाई गई उस औरत को देखते हैं जो आर्यो को कॉल करती है। आर्यो
आर्यो कॉल आते ही बात करने के लिए बाहर चला जाता है। वो औरत कहती है कि आर्यो उसे भूल रहा है। इधर अंदिन भी आर्यो के पीछे पीछे बाहर आती है। अचानक आर्यो उसे डरा देता है। वो आर्यो से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। आर्यो झूठ बोलता है कि मिस्टर नाविर का फोन था। आर्यो बताता है कि कल उसे काम के सिलसिले में सेमरंग जाना होगा। अंदिन फिर से टूर पर जाने की बात सुनकर दुखी होती है, लेकिन आर्यो पैसे कमाने की बात बोलकर उसे चुप करा देता है। अगले दिन सुबह मिस्टर नाविर से अंदिन की मुलाकात होती है। आर्यो को वक्त से पहले ऑफिस में देखकर मिस्टर नाविर हैरान होते हैं। आर्यो सेमरंग जाने के लिए रेडी है। नाविर उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की तारीफ करते हैं और आर्यो को अपनी बीवी से ठीक से विदा लेने को कहते हैं। आर्यो कहता है कि मिस्टर नाविर ने रात को फोन किया था, लेकिन सुबह भूल गए। आर्यो अंदिन को तसल्ली देता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है और काम के बाद रात को फोन पर या सपने में उनकी बात होगी। इसके बाद अंदिन आर्यो को विदा करती है। सीन कट होकर अमारा को दिखाया जाता है। अमारा रोगो सुकमो यानी एक ऐसी स्पिरिचुअल विद्या जिसमें आत्मा जिस्म से अलग हो जाती है, उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। उसके अंकल उसे वार्न करते हैं कि वो इस विद्या के साथ खिलवाड़ न करे। हालांकि अंकल ने ही अमारा को ये सिखाया था। यहाँ से अमारा अंदिन के रेस्टोरेंट आती है। लिलिन बताती है कि कुछ दिनों से दुकान बिल्कुल खाली चल रही है और आर्यो भी शहर से बाहर है। अमारा तय करती है कि आज रात वो अंदिन के साथ रहेगी। तभी दुकान पर एक मिस्टीरियस फीमेल कस्टमर आती है। लिलिन उसे दुकान की फेमस बकरे के सर वाली डिश के बारे में बताती है और वो औरत एक स्पेशल डिश ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ अंदिन बकरे के कुछ सर कचरे में फेंक देती है। फिर खाना रेडी होने पर अंदिन उस औरत को खाना सर्व कर देती है। वो औरत दुकान की कंडीशन के बारे में पूछती है। अंदिन बताती है कि दुकान पिछले 6 महीने से चल रही है और वैसे तो हमेशा भीड़ रहती है, पर उनके बेवक्त आने की वजह से अभी थोड़ी खाली है। रेस्टोरेंट खाली होने की वजह से वो मिस्टीरियस औरत अंदिन से अपने साथ बैठकर खाना खाने की रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि उसे अकेले रहना पसंद नहीं है। वो औरत कहती है कि वो रास्ते से गुजर रही थी और यहाँ के स्पेशल खाने के बारे में सुनकर क्यूरियोसिटी में आ गई। वो औरत अंदिन के नेल्स की तारीफ करती है और उसे अट्रैक्टिव दिखने के लिए नेल्स पर नेल पॉलिश लगाने की एडवाइस देती है। वो औरत अपने पास रखी एक नेल पॉलिश अंदिन को गिफ्ट के तौर पर देना चाहती है। अंदिन पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि वो किसी अनजान से गिफ्ट नहीं लेती। बातों के बीच उस औरत के मोबाइल पर मैसेज आता है, तो वो खाने को हाथ लगाए बिना ही जाने के लिए रेडी हो जाती है और खाने के बिल से कहीं ज्यादा पैसे दे देती है। अंदिन एक्स्ट्रा पैसे वापस करना चाहती है, लेकिन वो औरत एक नहीं सुनती और जल्दी से वहां से निकल जाती है। इधर यहाँ तो मार्केट से लौटते वक्त आर्यो को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेता है। रात को अमारा अपनी बहन के घर आई थी। अंदिन अपने नेल्स पर नेल पॉलिश लगाते हुए उस औरत के बारे में अमारा को बताती है। अंदिन बताती है कि उस औरत के नेल्स और नेल पॉलिश बहुत सुंदर थे। अमारा आजकल के हस्बैंड्स के अफेयर या चीटिंग के बारे में बात करना शुरू करती है। वो कहती है कि आजकल बदसूरत लोग भी धोखा देते हैं। अमारा अंदिन से कहती है कि अगर आर्यो ने कभी उसके साथ धोखा करने की हिम्मत की तो अमारा उसे अच्छी सीख देगी। वो मजाक में आर्यो का प्राइवेट पार्ट काटने की बात कहती है। ठीक तभी दोनों को एटिक में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और डाउट करती हैं कि कहीं ये कोई बिल्ली तो नहीं। अंदिन एटिक चेक करती है, पर चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से अंदिन अमारा को अलमारी से टॉर्च लाइट लाने को कहती है। अमारा के टॉर्च लाने पर एटिक में वो लाश दिखाई देती है। अंदिन टॉर्च लाइट अपने हाथ में लेती है और चारों तरफ चेक करती है। वो बताती है कि वहाँ कुछ नहीं है। अंदिन के नीचे उतरते वक्त वो लाश फिर से दिखाई देती है, जिस पर अंदिन ध्यान नहीं देती। अमारा अंदिन को शांत होने और सब भूल कर सोने की एडवाइस देती है और दोनों सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद अंदिन को अपने पैरों में गुदगुदी फील होती है। उसे लगता है कि अमारा पैर हिला रही है, पर अमारा को सोता हुआ देखकर अंदिन जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है, वो वहां से किसी चीज को नीचे उतरते हुए देखती है। अंदिन बेड के नीचे चेक करती है और डर जाती है। वो अमारा को बताती है कि बेड के नीचे सांप है, लेकिन अमारा को वहां कुछ नहीं मिलता, तो वो उसे फालतू में न डरने को कहती है। अगले दिन दुकान पर कस्टमर्स न होने की वजह से अंदिन सड़े हुए बकरे के सर कचरे में फेंकने जाती है। इधर यान तो लिलिन को बताता है कि उसने आर्यो को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है। लिलिन इसे देखने का वहम बोलकर टाल देती है। यान तो जिद करके कहता है कि उसने जो देखा वो सच है। यान तो प्रूफ के लिए एक फोटो दिखाना चाहता है जिसमें आर्यो किसी दूसरी लड़की के साथ कार में था। तभी अंदिन भी वहां आ जाती है। खैर, यान तो फोटो निकालता है, पर फोटो में सिर्फ यातो का ही चेहरा दिख रहा था। सब सुनकर अंदिन कहती है कि आर्यो ऑफिस के काम से शहर के बाहर गया है। रात को डोरबेल सुनकर अंदिन को लगा कि आर्यो आया है, लेकिन दरवाजा खोलकर देखती है तो अंकल, अमारा, यातो और लिलिन आए थे। इसके बाद अंदिन, अमारा, यातो और लिलिन स्नेक्स एंड लैडर्स खेलना शुरू करते हैं और अंकल को घर में किसी बुरी शक्ति की प्रेजेंस फील होती है, जिसका पीछा करते करते अंकल एटिक में आ जाते हैं। अचानक उनका लाइटर बुझ जाता है। वो लाइटर जलाकर दोबारा चेक करते हैं और वहां उस बकरे जैसी शक्ल वाले शैतान को देखते हैं। वो डर जाते हैं और अचानक ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं। ऊपर से गिरने की वजह से अंकल की पीठ में बहुत तेज दर्द होता है। सब उन्हें मदद करने और ध्यान से बिठाने में लग जाते हैं। अंकल सबको शांत होने को कहते हैं।
ठीक तभी आर्यो वहां आ जाता है। अंदिन आर्यो को पानी पीने को देती है और पूछती है कि वो इतने दिन कहाँ था, क्योंकि इतने दिनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। आर्यो कंप्लेंट करता है कि वो घर लौटकर एक सुंदर और साफ सुथरी बीवी देखना चाहता है, लेकिन उसे मिलता है एक बिखरा हुआ घर और अंदिन का उदास चेहरा। आर्यो दावा करता है कि वो एक ऐसे बैकवर्ड एरिया में काम कर रहा था जहां फोन का कोई सिग्नल नहीं था। वो इरिटेट होकर कहता है कि उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आर्यो नहाने चला जाता है। अंदिन जब उसे गर्म पानी देने जाती है तो सुनती है कि आर्यो चुपके से किसी से फोन पर बात कर रहा है। आर्यो बाहर आकर कहता है कि वो कस्टमर से बात कर रहा था और बिजनेस का हवाला देकर अंदिन को चुप करा देता है। आर्यो अंदिन की बेइज्जती करता है और कहता है कि उसके जिस्म से बदबू आ रही है और उसे नहाने को बोलता है। अंदिन नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी रिंग नीचे गिर जाती है। रिंग उठाते वक्त शैम्पू की एक बोतल अपने आप नीचे गिर जाती है और बोतल से शैम्पू बहने लगता है। अंदिन बाथटब में उतरकर अपने नाखूनों से नेल पॉलिश निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में उसके नाखून ही उखड़ जाते हैं। अंदिन घबराकर बाहर निकलते वक्त शैम्पू पर पैर फिसलने से गिर जाती है। ठीक तभी ऊपर से एक कैंची गिरती है जिससे वो बाल बचती है। आधी रात को आर्यो के फोन पर कॉल आती है तो अंदिन उसे रिसीव करती है, पर दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता और कॉल कट हो जाता है। शक के मारे अंदिन फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, पर फेल होकर फोन वापस रख देती है। ठीक तभी उसी नंबर से वीडियो कॉल आती है। अंदिन कॉल रिसीव करती है तो सामने बेडशीट से ढका हुआ एक छोटा बच्चा देखती है और हम उसके पीछे एक खौफनाक एंटिटी देखते हैं। अचानक आर्यो उठ जाता है और नींद खराब होने पर अंदिन पर गुस्सा होता है और उसे और डिस्टर्ब न करने को कहता है। सुबह अंदिन को आर्यो के बैग में एक नेल पॉलिश मिलती है। वो सीधा आर्यो से पूछताछ करती है कि ये किसकी है और उसके बैग में क्यों है। अंदिन कहती है कि अगर ये लिप बाम होता तो वो मान लेती कि ये उसका अपना है, लेकिन नेल पॉलिश देखकर उसका शक और पक्का हो जाता है। आर्यो सब कुछ डिनाई कर देता है और उल्टा अंदिन को पागल साबित करने की कोशिश करता है। वो अंदिन के हाल ही के अजीब बिहेवियर जैसे बकरे का डर और नाखून उखड़ने की बात उठाकर कहता है कि अंदिन उसे भी पागल कर रही है। अंदिन चिल्लाकर कहती है कि वो पागल नहीं है, उसने जो कुछ भी देखा या फील किया है वो सब रियल है। आर्यो उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अगर उसे हेलुसिनेशन हो रहा है तो वो अपने अंकल को बुलाए। आर्यो गुस्से में पूछता है कि अंदिन का हस्बैंड असल में कौन है, वो खुद या उसका अंकल। आर्यो चाहता है कि अंदिन अपने अंकल पर डिपेंड होना बंद करे, लेकिन अंदिन नेल पॉलिश वाली बात छोड़ना नहीं चाहती। वो बार बार क्रॉस क्वेश्चन करती है कि ये किसकी है। एक पॉइंट पर आर्यो कहता है कि ये उसकी अपनी है। इस पर अंदिन उसे झूठा कहकर गाली देती है। ठीक तभी वो मिस्टीरियस औरत जो दुकान पर आई थी उनके घर आ टपकती है। औरत आर्यो को डरा हुआ देखकर पूछती है कि क्या उसने कोई भूत देख लिया। अंदिन आर्यो को शांत होकर बैठने को कहती है और बताती है कि घर में मेहमान आए हैं। वो औरत बताती है कि आर्यो के साथ उसका बहुत पुराना रिलेशन है। वो कहती है कि अगर आर्यो पास न होता तो उसकी जिंदगी आज बर्बाद हो चुकी होती। इसके बाद वो औरत बात घुमाते हुए कहती है कि ये असल में एक बिजनेस रिलेशन है। आर्यो ने उसे लोन दिलवाने में मदद की थी जिससे उसका डूबता हुआ बिजनेस बच गया। वो अंदिन की दुकान का एग्जाम्पल देकर कहती है कि उसका बिजनेस भी एक वक्त ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था। वो औरत आर्यो के अच्छे बिहेवियर की तारीफ करती है और अंदिन से कहती है कि वो बहुत लकी है जो उसे आर्यो जैसा केयरिंग हस्बैंड मिला है। नेल पॉलिश की बात पर वो औरत कहती है कि आर्यो शायद अपने कस्टमर्स को ये सब गिफ्ट देता होगा। उस औरत के जाने के बाद अंदिन आर्यो से माफी मांगती है। उसे लगता है कि लोगों की बातों में आकर उसने शायद गलती कर दी है। आर्यो मौका देखकर कहता है कि बैक बाइटिंग या अफवाहें शैतान की फुसफुसाहट होती हैं। आर्यो खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो फैमिली के लिए दिन रात हार्ड वर्क करता है, पर अंदिन या उसका अंकल उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं देते। वह कहता है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। खैर, अंदिन उससे माफी मांगती है। जाते वक्त आर्यो को अंदिन एक बदसूरत रूप में दिखती है। नेक्स्ट सीन में लिलिन यांतो को डांटते हुए कहती है कि यांतो की कल की उन बकवास बातों की वजह से ही अंदिन आज बीमार पड़ गई है। लिलिन ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया है क्योंकि अंदिन बहुत पेल और बीमार लग रही थी। इसी बीच आर्यो वहां आता है और बकरे के सर की एक डिश खाना चाहता है। अंदिन के अंकल भी आते हैं। हालांकि आज वीकेंड था। अंकल आर्यो को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि आर्यो वीकेंड पर भी बिजी रहता है। अंदिन आर्यो को उसका फेवरेट खाना सर्व करती है। अंकल एक एशट्रे मांगते हैं और अंदिन उनके लिए कॉफी बनाने चली जाती है। अंकल और आर्यो के बीच काम को लेकर बात होती है। अंकल बताते हैं कि उनका कॉफिन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आर्यो बताता है कि क्लाइंट से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। बात करते करते अंकल का लाइटर नीचे गिर जाता है। उसे उठाते वक्त वह आर्यो के ठीक पीछे बहुत सारी लाशें देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं।
अंकल बिना कॉफी पिए ही जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते हैं। अंकल घर आकर एक बुक में कुछ ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ आयु उस औरत को जो मूवी की शुरुआत में दिखी थी और अंदिन की दुकान और घर गई थी, उसको बताती है कि लिंट्रिक वशीकरण मैजिक ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि कोई इसमें रुकावट डाल रहा है। वह कहती है कि इस मैजिक को और ताकतवर बनाने के लिए उस औरत को खुद रिचुअल करना पड़ेगा। इसीलिए रात को वह औरत चुपके से अंदिन के बेडरूम में घुसकर उसके बाल और पेंटी चुरा लेती है। घर वापस आकर अब वही औरत आर्यो को वश में करने का रिचुअल शुरू करती है। उसे लस्ट में अंधा करने और पूरी तरह अपना गुलाम बनाने के लिए मंत्र पढ़ती है। इधर आर्यो अजीब बिहेव करते हुए बेड से उठकर चला जाता है। इसके बाद अंदिन उठकर आर्यो को ढूंढने लगती है। किचन में जाकर अंदिन विंडो के बाहर एक खौफनाक साया देखती है। डर कर जैसे ही वह पीछे हटती है, वहां उसे और भी डरावना मंजर दिखता है। अंदिन भागने के चक्कर में गिर जाती है और खुद को एक कब्रिस्तान में पाती है। वहां उसे आर्यो मिल जाता है, लेकिन आर्यो एक कब्र की दीवार पर अपना सर पटक रहा था। अचानक आर्यो का खौफनाक चेहरा देखकर अंदिन जैसे ही भागने लगती है, वह शैतान अंदिन का गला दबा देता है। ठीक तभी उसे अपने रूम में होश आ जाता है। अंदिन आर्यो को ढूंढते हुए मिस्टर नाविर के पास आती है। नाविर मजाक में कहते हैं कि आर्यो शायद अपनी दूसरी बीवी के पास गया होगा। ये सुनकर अंदिन टेंशन में आ जाती है। नाविर एडवाइस देते हैं कि आर्यो के आईडी कार्ड पर जो एड्रेस है वहां जाकर सीधा उससे मिलना चाहिए। इसलिए वे सब मिलकर सेमरांग जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ अंकल अमारा को लेकर अंदिन के घर आते हैं और अमारा को बताते हैं कि उसकी बहन की प्रॉब्लम कोई नॉर्मल बात नहीं है। ब्लैक मैजिक के सबूत और इसके पीछे कौन है यह पता लगाना जरूरी है। घर में घुसते ही अंकल को ब्लैक मैजिक का सामान मिल जाता है। वह कहते हैं कि कुछ लोग अच्छे बनने के नकाब के पीछे बहुत घटिया और बुरे काम करने की हिम्मत रखते हैं। अंकल अमारा को घर के सारे दरवाजे और पर्दे बंद करने को कहते हैं। इसके बाद वह रोगो सुकमो शुरू करते हैं, जिसका पता उस शैमन यानी आयु को चल जाता है। रोगो सुकमो की वजह से अंकल की आत्मा एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। अमारा अपने अंकल की बॉडी के पास बैठी थी, तभी उसे एटिक से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अमारा अंकल को वहीं छोड़कर एटिक में ऊपर जाती है। अचानक एक बकरे का सर उसके ठीक सामने आ जाता है। इधर अंकल को समझ आता है कि वह एक कब्र के अंदर है और आयु उन्हें वहीं मारने की कोशिश कर रही है। अंकल अमारा को आवाज देते हैं और अमारा आकर उन्हें जगा देती है। अमारा अंकल को एटिक वाली बात बताती है। अंकल को वहाँ कुछ नहीं दिखता, पर अमारा अपनी बात पर अड़ी रहती है। अचानक वह बुरी शक्ति अमारा को नीचे गिराने की कोशिश करती है, तो अंकल अमारा को लेकर जल्दी से घर के बाहर निकल जाते हैं। अंकल अमारा को अंदिन को कॉल करके इस घर में आने से मना करने को कहते हैं, क्योंकि यह जगह अब खतरनाक हो चुकी है और वह खुद मार्केट के दोस्तों से मदद मांगने जाने की बात कहते हैं। दूसरी तरफ लिलिन और यान्तो आर्यो के आईडी वाले एड्रेस पर पहुंचकर समझ जाते हैं कि वह आईडी ही फेक थी। अचानक उन्हें वहां एक पेड़ के ऊपर कुछ अजीब सा दिखता है, जिसे देखकर वे डर के मारे भाग जाते हैं। इधर अंदिन आर्यो के मेन ऑफिस जाती है। उसे बताया जाता है कि आर्यो यहाँ नहीं बल्कि योग्यकर्ता में काम करता है। अंदिन लोन की किश्त का हवाला देकर उसके घर का एड्रेस मांगती है, पर ऑफिस वाले देने से मना कर देते हैं। अंदिन उस औरत के सामने दिखी स्नैक्स की दुकान पर पहुंचती है। यहाँ तो कंफर्म करता है कि यह वही जगह है। दुकान पर प्रमोशन चल रहा था। वे लोग दुकान के स्टाफ को आर्यो की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। ठीक तभी आर्यो उस औरत को लेकर उसी दुकान के सामने कार से उतरता है। तब यहाँ तो अंदिन के हाथ में एक फॉर्क पकड़ा देता है। अंदिन फॉर्क लेकर सीधा आर्यो के चेस्ट में स्टैब कर देती है। खैर, यह रियलिटी नहीं थी। असल में लिलिन यान्तो को वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती है और अंदिन आर्यो के साथ वाली उस औरत को होम ब्रेकर कहकर गाली देती है। आर्यो लोगों की शर्म और बदनामी के डर से उस औरत को लेकर जल्दी से कार में बैठ जाता है। आर्यो उस औरत को लेकर वहां से भाग जाता है। अंदिन फूट फूट कर रोने लगती है। लिलिन और यान्तो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वे सब मिलकर बाद में आर्यो को ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन टूटे दिल के साथ अंदिन अपनी पुरानी यादें सोच रही थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आर्यो अंदिन की ईटरी पर खाना खाने आया था। आर्यो खाने की तारीफ करता है और अंदिन की दुकान को बड़ा और बिजी बनाने में मदद का ऑफर देता है और कहता है कि उसकी बनाई स्पेशल डिश ही मेन्यू का मेन अट्रैक्शन होगी। एक और फ्लैशबैक में दिखता है कि आर्यो बताता है कि वह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि अंदिन के साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। सीन प्रेजेंट में आता है तो उसकी बहन अमारा उसके पास आती है और अंदिन रो रो कर उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है। रात को अंकल कंफर्म करते हैं कि आर्यो पर लिंत्रिक नाम का एक ताकतवर वशीकरण मैजिक किया गया है। अंकल बताते हैं कि वह औरत आर्यो को छीन लेना चाहती थी और वह इसमें कामयाब हो गई है।
अंदिन रोते हुए अपने अंकल से कहती है कि उसके आने वाले बच्चे को बाप की जरूरत है। अंकल अंदिन को शांत होने को कहते हैं और सब कुछ संभाल लेने का विश्वास दिलाते हैं। अमारा भी अंदिन से अंकल पर भरोसा रखने को कहती है। अगले दिन ईटरी में यांतो और लिलिन कल्पना करने लगते हैं कि अगर आर्यो को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो वो फेमस और अमीर बन जाएंगे। उन्हें लगता है कि उनकी ये स्टोरी सुनकर शायद कोई फिल्म प्रोड्यूसर उनके पास आएगा। वो इमेजिन करते हैं कि उनकी लाइफ पर एक मूवी बनेगी और ये कितना कमाल का होगा। यांतो चाहता है कि मूवी में उसका कैरेक्टर पॉपुलर एक्टर जेफरी निकोल प्ले करे। लिलिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो दिखने में ज्यादा ओपी कुमिस जैसा लगता है। लिलिन अपने कैरेक्टर के लिए ड्यान शास्त्रों को इमेजिन करती है। इसके बाद लिलिन जब बकरे का सर कचरे में फेंक कर लौट रही होती है तो अंदर से कोई एक बकरे की खोपड़ी फेंक कर मारता है। लिलिन डर के मारे यांतो को आवाज लगाती है। यांतो के आने पर लिलिन बताती है कि उसने बकरे का सर फेंक दिया था पर वो चमत्कारिक तरीके से वापस बाहर आ गया। यांतो सोचता है कि शायद वो लुढ़क कर आ गया होगा। यांतो चेक करता है और बताता है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन लौटते वक्त एक बुरी शक्ति यांतो को खींचकर गड्ढे की तरफ ले जा रही थी, जहाँ से लिलिन उसे बचा लेती है। अचानक गड्ढे से बहुत सारे बकरे निकल आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो वहाँ से दौड़कर दुकान के अंदर भाग आते हैं, लेकिन जब बकरे दुकान के अंदर भी आ जाते हैं तो लिलिन यांतो को छोड़कर किचन में भाग जाती है। वहाँ बुरी शक्ति लिलिन को खींचकर स्टोव के अंदर ले जाती है। उसकी चीख सुनकर यांतो वहाँ आता है, तभी स्टोव में अपने आप आग जल उठती है। खैर, इससे पहले कि कुछ बुरा हो यांतो उसे स्टोव से बाहर निकाल लेता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। रात को अमारा अपनी बहन अंदिन को स्ट्रांग रहने की एडवाइस देती है। वो बताती है कि अंकल ने उसे बहुत कुछ सिखाया है और इस खतरनाक स्पिरिचुअल बैटल में उतरने से पहले वो अंदिन से दुआ मांगती है। अंकल अमारा को वार्न करते हैं कि इस बार का रोगो सुखमो पहले से कहीं ज्यादा रिस्की होगा। इसके बाद दोनों जाकर कॉफिन में लेट जाते हैं और रोगो सुखमो शुरू करते हैं। रोगो सुखमो के जरिए अमारा शामन अयू के पास जाती है और अयू से लिंट्रिक मैजिक के जरिए यांतो को वश में करने की ख्वाहिश जताती है। दूसरी तरफ अंकल उस कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां अयू ने आर्यो पर किए गए ब्लैक मैजिक का सामान छुपाया था। उनका प्लान ये था कि अमारा अयू को बातों में उलझा कर रखेगी और इस मौके का फायदा उठाकर अंकल आर्यो पर किए गए लिंट्रिक का सामान ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अचानक अयू अंकल के पास आ जाती है। अयू उन्हें वार्न करती है कि उनका ब्लैक मैजिक अयू के ब्लैक मैजिक के आगे कुछ भी नहीं है। अंकल जानना चाहते हैं कि आर्यो की फोटो कहाँ दफन है, लेकिन अयू बताने से मना कर देती है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन अयू के ब्लैक मैजिक के आगे अंकल की ताकत बिल्कुल बेअसर थी। दूसरी तरफ दोनों कॉफिन्स अचानक हवा में तैरने लगते हैं। इधर अमारा पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। वो ईविल शामन अयू अंकल को वहीं मार डालती है। अमारा कीर्तो के हाथों से छूटकर भाग निकलती है। अंकल के मरते ही अंकल की डेड बॉडी वाला कॉफिन हवा से नीचे आ गिरता है। इधर अमारा भी भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाती और कीर्तो उसे पकड़कर बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद अमारा की डेड बॉडी वाला कॉफिन भी नीचे आ गिरता है। अपने अंकल और बहन को खोकर अंदिन फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन उन्हें दफन कर दिया जाता है। अंदिन गुस्से में आर्यो के साथ वाली फोटो तोड़ देती है। आंटी एक विल अंदिन को देकर कहती है कि उसके अंकल ने इसे अपनी भांजी तक पहुंचाने को कहा था। विल में उन्होंने इस मनहूस जादू को खत्म करने का आखिरी रास्ता बताया था। अंदिन लिलिन और यांतो को लेकर उस ईविल शामन की तरफ निकल पड़ती है। वो रात को शामन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। अचानक अयू पहाड़ से छलांग लगा देती है। वो चेक करके देखते हैं कि वो सच में वही ताकतवर शामन थी और कूदने के बाद वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी थी। अचानक अयू उनके ठीक पीछे हाजिर हो जाती है। सीन यहाँ कट होता है और दिखता है कि अयू ने उन तीनों को बांध दिया है। अंदिन अयू पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके अंकल और बहन को मारा है। अयू बताती है कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाने पर ऐसा रिस्क तो रहता ही है। यहाँ तो मौका देखकर लाइटर से रस्सी जलाने की कोशिश करता है। अयू कहती है कि अगर यहाँ से जिंदा बच निकलो तो उस औरत के पास जाना जिसने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए हैं। वो औरत अंबरावा हिल के एक बहुत बड़े घर में रहती है। यह बोलकर अयू अपने चेले कीर्तो को सबको मार डालने का ऑर्डर देती है। कीर्तो आकर उन्हें मारने के लिए जैसे ही नाइफ उठाता है, अंदिन पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अंदिन लिलिन और यांतो को लिंट्रिक का सामान ढूंढने को कहती है और खुद उस औरत के घर जाने का फैसला करती है। प्लान के मुताबिक लिलिन और यांतो उस कब्रिस्तान को ढूंढना शुरू करते हैं और अंदिन उस औरत के घर के सामने पहुंच जाती है। अंदिन उस औरत के घर पहुंचकर बाहर से आर्यो को देखती है और चुपके से अंदर घुस जाती है। वहां वो देखती है कि आर्यो फ्लोर पर अपना सर पटक रहा था। अंदिन आर्यो को समझाने की कोशिश करती है कि उस पे ब्लैक मैजिक का असर है और उसे ये सब बंद करने को कहती है। तभी वो मिस्टीरियस विलेनेस सामने आती है। दूसरी तरफ वो दोनों तय की गई जगह पर जाकर आर्यो का लिंट्रिक ढूंढने लगते हैं। इधर अंदिन उसे ये सब शैतानी काम बंद करने को कहती है, लेकिन वो औरत खुद को इनोसेंट बताती है और अंदिन को ही ब्लेम करती है।
वो औरत आर्यो पर अपना बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत जाहिर करती है। वो बताती है कि उसने आर्यो को सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद आर्यो ने अंदिन को ही चुना। वो औरत एक शॉकिंग सच का खुलासा करती है। वो दावा करती है कि आर्यो का सो कॉल्ड स्प्रिंग रोल का बिजनेस, ये बड़ा सा घर और सारी दौलत असल में उसकी अपनी है। आर्यो ने अंदिन से जो भी वादे किए थे वो सब झूठ थे। वो विलेनेस अंदिन को टॉन्ट मारते हुए पूछती है कि आर्यो उसे क्या कहकर बुलाता था, क्या वो उसे होम कहता था। अंदिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि तूने सिर्फ मेरा घर और परिवार ही नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे अंकल और बहन को भी मारा है। वो औरत खुद को बेकसूर बताती है और उल्टा अंदिन पर ही इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि अब सब कुछ पूरी तरह तबाह कर देना ही बेहतर है। ये बोलकर वो मैजिक के जरिए आर्यो को अंदिन को मारने के लिए उस पर छोड़ देती है। अंदिन खुद को छुड़ाती है और उस औरत की तरफ बढ़ती है। अब वो औरत अंदिन को अपने वश में कर लेती है और आर्यो को रिलीज कर देती है। वो औरत अंदिन को आर्यो को मारने का ऑर्डर देती है। इससे अंदिन आर्यो पर कूद पड़ती है। इसके बाद वो औरत दोनों को अपने वश में करके उन्हें आपस में लड़ा देती है। इधर आखिरकार लिलिन और यांतो को आर्यो और अंदिन का लिंट्रिक मिल जाता है, लेकिन उन्हें आग में डालते ही आग बुझ जाती है। खैर, वो बिना कुछ सोचे लाइटर से उन्हें जला देते हैं। जादू का सामान जलना शुरू होते ही वो औरत दर्द से चिल्लाने लगती है और सिचुएशन बदल जाती है। वो औरत गुस्से में आकर फिर से जादू करने के लिए अंदिन के बाल काट लेती है। अंदिन तब बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में आर्यो का बच्चा है। ये सुनकर वो औरत दंग रह जाती है। वो औरत गुस्से में आर्यो को मारने जाती है। ठीक तभी एक छोटा लड़का दौड़ कर आता है और आर्यो को पापा बोलकर गले लगा लेता है। तब वो औरत बताती है कि पिछले 7 साल से वो आर्यो की लीगली वेडेड वाइफ है। वो अपने बेटे को बिना बाप का नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इन सब जादू टोने का सहारा लिया था। अंदिन और वो औरत दोनों समझ जाती हैं कि वो असल में एक ही इंसान के धोखे का शिकार हुई है। आर्यो बहुत बेरहमी से दोनों औरतों के साथ एक डबल लाइफ जी रहा था। उन्हें समझ आ जाता है कि आर्यो पर किसी जादू का असर नहीं है, बल्कि वो खुद एक नंबर का धोखेबाज और घटिया इंसान है। नेक्स्ट सीन में बैंक की उस औरत को फिर से दिखाया जाता है। उसके पास एक गिफ्ट आया था जिसमें एक मैसेज था, लेट्स गो होम टुगेदर आफ्टर वर्क। इधर आर्यो को किसी दूसरी लड़की के साथ होटल में देखा जाता है। दूसरी तरफ उस शैमन के पास एक औरत आकर किसी पर डेड स्टेक ब्लैक मैजिक यानी एक तरह का जानलेवा काला जादू करने को बोलती है। इधर होटल में वो औरत रेडी होकर आर्यो के पास आती है। अचानक वो शैतान में बदल जाती है और आर्यो को वहीं मार डालती है। इसके बाद असली औरत बाहर आती है और आर्यो को बहुत बुरी हालत में मरा हुआ पाती है। ये डेड स्टेक ब्लैक मैजिक करके आर्यो को मारने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि बैंक वाली वही औरत थी। शायद वो भी आर्यो के धोखे का शिकार हुई थी और आर्यो को मारकर उसी ने ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मूवी के बिल्कुल आखिरी सीन में अंदिन, उसका बच्चा, लिलिन और यांतो को दिखाया जाता है जो वेकेशन मना रहे थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।